हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो। तो पिछले जो लेक्चर है फ्रेंड्स, हम उसमें पढ़ चुके हैं किसके बारे में। यहाँ एक पुष्प की संरचना से अपन ने शुरुआत की थी, पुष्प की संरचना देखी थी अपन ने, और पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस किया था। जो आवश्यक चक्र थे पुष्प के, ठीक है, उन पे ध्यान दिया था। आवश्यक चक्रों में एक था पुमंग और दूसरा था जायांग। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, इनकी संरचना अपन ने पढ़ ली, और इनसे जो निर्माण होता है, जैसे नर युग्मक है परागकण, ठीक है, और मादा युग्मक है भ्रूणकोश, इनका निर्माण हमने पढ़ लिया है। यहां इसको नाम दिया था हमने लघु बीजाणु जनन, ठीक है, और इसको नाम दिया था गुरु बीजाणु जनन। इतना अपने जो पीछे वाले लेक्चर हैं उनमें क्लियर हो चुका है। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की क्रिया हो गई, उसमें परागकणों का और मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूणकोश के निर्माण की क्रिया विधि अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपने पास में जो स्थिति है, ये स्थिति कौन सी है कि ये यहां पे हम डिस्कस करते हैं। ये वाला जो भाग है ये है एक अंडक, और ये वाला जो एक भाग है ये है पुंकेसर। इस अंडक में बीजांड है और बीजांड में निर्माण हो चुका है किसका? भ्रूणकोश का। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं परागकोश, और परागकोश में बन चुके हैं क्या? नर युग्मक। यहां तक की जो क्रिया विधि है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम अगली जो क्रिया विधि है वो पढ़ेंगे कि ये जो परागकण है, ये परागकण इस मादा युग्मकोद्भिद तक कैसे पहुंचते हैं और उनमें किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है परागण। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागण के बारे में। देखो परागण क्या होता है? परागण है ये जो परिपक्व परागकण है, परिपक्व परागकणों का किसी भी माध्यम से पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परिपक्व परागकणों का किसी भी माध्यम से पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। अब ये जो परागण है, ये परागण होता है फ्रेंड्स दो प्रकार का। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में या फिर एक ही पादप के दो पुष्पों की मध्य होती है, एक ही पादप के दो पुष्पों की मध्य होती है, तो इसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। क्या कहेंगे इसको? स्वपरागण। और अगर एक ही जाति के दो पादपों की पुष्पों के मध्य यदि परागण होता है तो उसको कहेंगे हम परपरागण। पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या है? देखो परागण जो होगा, परागण के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि परागण कब बोलेंगे? जब परागकण जो है एक ही जाति के पुष्प में स्थानांतरित होते हैं, तब ही उस क्रिया को क्या कहेंगे? हम परागण कहेंगे। अब स्वपरागण की बात करें तो स्वपरागण को मैंने बताया कि स्वपरागण या तो एक ही पुष्प में होगा या फिर एक ही पादप के दो पुष्पों में होता है। इस आधार पर ये जो स्वपरागण है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वक युग्मन। कौन सा होता है? स्वक युग्मन। और एक होता है सजात पुष्पी। एक कौन सा होता है? सजात पुष्पी। देखो दोनों में अंतर क्या है? ये एक पुष्प का जो आवश्यक चक्र है उनको ले रहा हूं मैं। एक पुष्प में एक भाग है क्या? जायांग, जिसका अंडक, और एक है पुंकेसर। जब इस पुष्प की परागकण इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, या आप यूं कह सकते हो, ये वाली जो बात अपन ने पढ़ी है, एक पुष्प में परागण मतलब उसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? स्वक युग्मन कहलाता है। समझ में आया इतना? दूसरा क्या है? सजात पुष्पी। जैसे अपने पास में एक पादप है, इस पादप पर क्या लगे हुए हैं? अनेक पुष्प लगे हुए हैं।
अगर इसी पुष्प में एक ही पुष्प में परागण हो रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं? स्वक युग्मन। क्या बोलते हैं? स्वक युग्मन। जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, मतलब ये वाला जो पुष्प है इसके जो परिपक्व परागकण है ये किसी भी माध्यम से इसी पादप के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो ये दो प्रकार हो गए किसके? स्वपरागण के। पहला है स्वक युग्मन जिसमें परागण एक ही पुष्प में संपन्न होता है, और दूसरा है सजात पुष्पी परागण जिसमें परागण है एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य संपन्न होता है। यहां तक का क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि जब किसी पादप में स्वपरागण होता है तो उसके लिए उस पादप के जो पुष्प हैं उनमें कौन कौन सी अनुकूलताएं होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट है स्वपरागण की अनुकूलताएं। स्वपरागण की अनुकूलताएं, पहला जो अनुकूलन है वो ये है कि स्वपरागित पादपों में पुष्प कैसे होने चाहिए? उभयलिंगी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? उभयलिंगी होने चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो नर और मादा युग्मक है वो एक ही पुष्प में बनने चाहिए, या फिर नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होने चाहिए, एक ही पुष्प में होने चाहिए, तभी उस पादप में क्या होता है? स्वपरागण होता है। पहली अनुकूलता हो गई। दूसरी अनुकूलता है कि पादप में जो पुष्प है उनमें समकाल पक्वता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समकाल पक्वता। इसका मतलब क्या है? सम का मतलब है दोस्तों समान, काल का मतलब है समय, और पक्वता का मतलब होता है पकना। मतलब क्या हुआ? समान समय में पकना। किनका? पुष्प में उपस्थित नर व मादा जननांगों का एक समय में परिपक्व होना आवश्यक है, तभी पुष्प में क्या होता है? स्वपरागण की क्रिया होती है। ठीक है। तीसरा जो अनुकूलन है, तीसरा अनुकूलन है अनुन्मिल्यता। क्या है? अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद होते हैं, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद होते हैं उन पुष्पों को कहा जाता है अनुन्मिल पुष्प। क्या कहा जाता है? अनुन्मिल पुष्प कहा जाता है, जो कभी खिलते ही नहीं है। अब जो पुष्प है वो हमेशा बंद रहता है, अब उसके जो दलपुंज है, दल है, वो उसको ढके हुए हैं, उन दल पुंजों के मध्य क्या उपस्थित है? उसके नर और मादा जननांग उपस्थित है, तो बाहर से कोई परागकण उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो जब पुष्प बंद रहेगा तो बंद पुष्प में भी कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। तो ये तीन अनुकूलताएं होगी किसकी? स्वपरागण की। पहली अनुकूलता है पुष्प उभयलिंगी होने चाहिए, मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग उपस्थित होने चाहिए। दूसरा है पुष्पों में समकाल पक्वता होनी चाहिए, अर्थात नर और मादा जननांग एक समय में या समान समय में परिपक्व होने चाहिए। तभी क्या होगा? अगर नर और मादा जननांग समान समय में परिपक्व हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जो युग्मक बनेंगे वो भी समान समय में बनेंगे और उनमें स्वपरागण आसानी से हो जाएगा। तीसरा, पुष्प कैसे होने चाहिए? अनुन्मिल्य। ये जो अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं उनमें भी परागण हमेशा कौन सा होगा? स्वपरागण होगा। ये हो गई स्वपरागण की अनुकूलताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वपरागण के लाभ कौन कौन से हैं। स्वपरागण के कौन कौन से लाभ हैं? एक तरफ हम पढ़ेंगे स्वपरागण के लाभ और एक तरफ पढ़ेंगे इसकी हानि। स्वपरागण का जो पहला लाभ है, पहला लाभ यह है कि स्वपरागण के कारण समयुग्मजी संततियां प्राप्त होती हैं। कैसी संततियां प्राप्त होती हैं? समयुग्मजी संततियां प्राप्त होती हैं, पहला लाभ। दूसरा, स्वपरागण के कारण शुद्ध वंशक्रम, संततियों के शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होते हैं, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होते हैं। ठीक है। तीसरा लाभ है कि पुष्पों का आकर्षक होना आवश्यक नहीं होता, पुष्पों का आकर्षक होना आवश्यक नहीं होता है। और चौथा लाभ है इसमें पराग कणों की, किनकी? पराग कणों की जो संख्या है उसकी
कम आवश्यकता होती है, या आप यूं कह सकते हो कि परागकण कम संख्या में आवश्यक होते हैं। तो ये 4 लाभ हो गए स्वपरागण के। पहला, स्वपरागण के कारण समयुग्मजीय संततियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, स्वपरागण से शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होते हैं। तीसरा, स्वपरागित पुष्पों का आकर्षक होना आवश्यक नहीं होता। और चौथा, स्वपरागित पुष्पों में परागकणों की अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्वपरागण से होने वाली हानि। पहला देखो, स्वपरागण के कारण नए संयोग नहीं बनते हैं या नई संततियों का निर्माण नहीं होता है। तो पहला हानि है, स्वपरागण के कारण नए संयोग नहीं बनते हैं, नए संयोग नहीं बनते हैं। संततियों में जो जीन है, जो गुणसूत्र है, उनके नए संयोग नहीं बन पाते हैं। दूसरा, स्वपरागण में अवांछित लक्षणों को, किनको, अवांछित लक्षणों को हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तीसरा, स्वपरागित पादपों में धीरे धीरे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। चौथा, उनकी वातावरणीय अनुकूलताएं भी समय के साथ, वातावरणीय अनुकूलता भी समय के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या हो गए, स्वपरागण की हानि। लाभ कौन कौन से है, स्वपरागण के कारण समयुग्मजीय संततियां प्राप्त होती हैं, संततियों के शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होते हैं, पुष्पों का आकर्षक होना आवश्यक नहीं होता है, और परागकणों का अधिक संख्या में होना जरूरी नहीं होता है। दूसरी तरफ इसके नुकसान क्या क्या है, संततियों में गुणसूत्रों के नए संयोग नहीं बनते हैं, अवांछित लक्षणों को हटाया नहीं जा सकता, धीरे धीरे समय के साथ साथ स्वपरागित पादपों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, और वातावरणीय अनुकूलता भी पादपों में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या हो गए आपके स्वपरागण की हानि। यहां तक अपना जो कंप्लीट हो गया वो कौन सा पार्ट है, स्वपरागण का। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना, उसमें पढ़ेंगे हम किसके बारे में, परपरागण के बारे में, कि परपरागण जो है किस प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, परपरागण के लिए अनुकूलताएं क्या क्या होती हैं, परपरागण किन विधियों के द्वारा संपन्न होता है, उसके लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।